Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटालिक वायर। किसी मेटालिक वायर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो यार इससे पहले जिसने भी इलास्टिसिटी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलो भाई, ये आपका एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को शो किया गया। अगर आपके पास कोई मेटालिक वायर है ऑफ लेंथ कैपिटल एल, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया एफ। इसकी लेंथ में चेंज कितना हुआ, स्मॉल एल। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, स्मॉल एल इंक्रीज हो गई। तो अब क्या है, ये कैसे कैसे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ में वेरिएशन होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे स्ट्रेस की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो स्ट्रेन में चेंजेस आते हैं, वो हम देखेंगे इस कर्व के थ्रू। तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे बना हुआ है। देखिए पॉइंट ओ से ए, ग्राफ में देखिएगा ध्यान से, पॉइंट ओ और ए इसी ग्राफ पे है ना। ओ से ए, ओ ए आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब यहाँ ओ से ए तक जो है आप स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो वायर में स्ट्रेन आपको मिल रहा है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओ से ए वाली लाइन को देखिए, वो एक स्ट्रेट लाइन है और ओ से ए के बीच में किसी भी पॉइंट पे जैसे ही, मतलब ये वाला आपको ग्राफ मिल गया ना ओ ए वाला, यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जहाँ भी जैसे भी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ा रहे हो आपको उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन मिल रहा है। और स्ट्रेन कैसा मिल रहा है, जिस रेशियो में आप स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हो उसी रेशियो में आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब एक चीज़ कह सकते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के ओ से ए वाले रीजन में। इसलिए ओ ए को देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के थ्रू शो किया गया। ठीक है, तो और एक खास बात और, ओ से ए के बीच में कहीं पे भी वायर को जैसे ही अनलोड किया जाता है, मतलब कि इस पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया है उसको रिमूव किया जाता है, वायर अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो चलिए भाई ओ से ए तक तो बात समझ में आई, वायर अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर ले रहा है, इसलिए बिहेवियर इसका इलास्टिक बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख भी दिया है मैंने, इलास्टिक बिहेवियर। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ओके चलिए, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट की स्टोरी समझते हैं। फिर क्या हो रहा है, जैसे स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन इस बारी ए से बी तक का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब इस बारी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। मतलब स्ट्रेस अप्लाई करने पे स्ट्रेन मिल तो रहा है लेकिन इस बारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आपका जो वायर था ग्राफ में ओ से ए पॉइंट तक हुक्स लॉ फॉलो कर रहा था और ए पॉइंट के बाद ही हुक्स लॉ नहीं फॉलो कर रहा है। बट स्टिल ए से बी तक के बीच कहीं पे भी, यहाँ पे भी अगर आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस रिलीज करते हो, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हो, तो बॉडी अपना या वायर अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा, ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो ये बी पॉइंट तक इसमें इलास्टिक नेचर बना हुआ है। ठीक है, तो आपका बी पॉइंट क्या कहला जाएगा, इलास्टिक लिमिट। जो मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, यही है अपना बी पॉइंट पे आपको मिल रही है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब देखिए बी पॉइंट से आगे बढ़ रहा है सी पॉइंट पे, अब स्ट्रेस कम कर रहे हो तब भी आपको स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, वायर को आप थोड़ा सा अनलोड कर रहे हो फिर भी देख रहे हो आपको स्ट्रेन मिल रहा है। तो भाई जैसे ही, मतलब आप फोर्स, मतलब जो स्ट्रेस अप्लाई किए थे बी पॉइंट पे आपने प्रोवाइड करा दिया इसको मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि इलास्टिक लिमिट थी बी पॉइंट पे, जब मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड करा दिया। अब मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड कराने के बाद आप सोचो कि वायर पे से स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर लें। ठीक है, तो भी आपको देखो स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, तब भी आपको स्ट्रेन मिल रहा है। तो बी पॉइंट के आगे अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू कम करोगे तो भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेन मिल जाएगा। कितना स्ट्रेन मिलेगा, एक ऐसे यहीं से अनलोड करोगे तो ये एक ऐसे डॉटेड लाइन आ जाएगी कि तब भी वायर में थोड़ी बहुत लेंथ परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी रहेगी। ध्यान से समझना यार, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ इस बात को। बी पॉइंट जो था यहाँ पे आपने मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। मैक्सिमम स्ट्रेस एक बार वायर में अप्लाई होने के बाद जैसे ही आप सोचो बी पॉइंट से आगे बढ़ो कि ठीक है यार अब फिर हम स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व हमको इसी तरह से मिलेगा, इस बार फिर आप क्या कर रहे हो, बी से सी वाले ग्राफ को देखना, सिर्फ इतने पॉइंट को।
तो इसके बीच में बी से आगे बढ़ने पे मैक्सिमम स्ट्रेस एक बार प्रोवाइड कराने के बाद आप थोड़ा सा भी अगर सोचो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लें तो वायर अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर ले। नहीं, ओरिजिनल लेंथ तो नहीं, लेकिन उसमें अगर ओरिजिनल लेंथ एल है तो एल डैश लेंथ कुछ ना कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितना? ये देखो, ये वाली जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये इस वाले ग्राफ के थ्रू रिटर्न होगा। ठीक है, आप सोचो कि स्ट्रेस की वैल्यू कम करते जाए तो हमको ये पहली वाली लाइन मिल जाए। नहीं, पहला वाला ग्राफ नहीं, आपको ये सेकेंड वाली लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसको कह देते हैं, अगर ए बी सी डी ई है, जी कह लीजिए। ठीक है, ओ जी, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन कहलाता है परमानेंट सेट। तो ग्राफ में मतलब वायर में ये आपको परमानेंट सेट मिल चुका है, मतलब इतनी लेंथ वायर की परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ये लेस देन 1% होता है, बहुत ही माइन्यूट सा होता है परमानेंट सेट। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद मिलता है। अब सी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, सी से डी वाले नेचर को देखिए। सी से डी में देख रहे हो आप थोड़ा सा स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हो, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो अब यार गुंजाइश ख़त्म हो गई है कि ये किसी भी हालत में अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करेगा वायर। ठीक है, तो कम स्ट्रेस प्रोवाइड करने पे भी इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मिल रही है। और सी से डी वाला जो नेचर है प्लास्टिक बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि सी से डी पे आप कहीं पे भी वायर पे कितना भी स्ट्रेस की वैल्यू कम कर लो, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए ये प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा। डी पॉइंट से आगे बढ़िए। डी पॉइंट से आगे बढ़ने पे क्या हो रहा है, डी पॉइंट के बाद एक मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, मतलब जितना सह सकता था वायर वो प्रोवाइड आपने करा दिया। उसके बाद क्या होगा, आप सोचो कि हम जल्दी से स्ट्रेस को रिलीज कर दें, सारे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें, उसको ज़ीरो भी करने की कोशिश करो, तो भी ये इसमें स्ट्रेन होती जाएगी और कब तक स्ट्रेन होगी, जब तक कि ये वायर ब्रेक नहीं हो जाएगा। ठीक है, कब तक स्ट्रेन इसमें बढ़ती रहेगी, कब तक आपको स्ट्रेन मिलती रहेगी, जब तक कि ई पॉइंट पे ये वायर आके आपका टूट नहीं जाता। डी से ई रीजन को फिर से समझिए। जो आपका डी से ई वाला रीजन है, इस रीजन में क्या हो रहा है, प्लास्टिक बिहेवियर अचीव कर लिया है आपके वायर ने। अब उसमें इलास्टिसिटी का कोई नेचर नहीं रह गया, वो पूरा प्लास्टिक बन चुका है। अब आप सोच रहे हो कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज कर लें सारे, तब हमारा वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करे। नहीं, अब क्या करेगा वायर आपका, आप कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लो, ये वायर इसमें स्ट्रेन होती जाएगी, मतलब इसकी लेंथ में चेंज होता जाएगा। कब तक? जब तक कि ये ब्रेक ना हो जाए, ई पॉइंट पे आकर फाइनली आपका वायर टूट जाएगा। तो ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटालिक वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और इसके बारे में सारी थ्योरी आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी साथ ही साथ देखते चलिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, सपोज कर लो ये आपका कोई वायर है, मेटालिक वायर, जिस पे आपने एफ फोर्स अप्लाई किया, तो उसके बाद इसकी लेंथ एल थी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर वाज एल। इसमें इलॉन्गेशन हो गया स्मॉल एल का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो वर्क डन चाहिए। मींस इन शॉर्ट हमको क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन बोले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करो कि स्मॉल वर्क डन, बहुत स्मॉल पोर्शन, इतने से इलॉन्गेशन के लिए इतना, ये जो रेड मार्क किया है, इतने पोर्शन के इलॉन्गेशन के लिए कितना चाहिए होगा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। सपोज dw इज द वर्क डन, ठीक है, फॉर दिस इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ dl लिख दीजिए, स्मॉल लेंथ में चेंज है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dl। ठीक है, अब देखो यार f की वैल्यू क्या होती है, यंग्स मॉडुलस आपको पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है f अपॉन a डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे YAL, कौन सा L आएगा, L अपॉन कैपिटल L। ठीक है, तो ये आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। इस फोर्स की वैल्यू को उठा के dw वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग वैल्यूज।
डी डब्ल्यू विल बी एफ की वैल्यू वाई ए एल अपॉन एल इंटू डी एल। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में एक बार ही देख लीजिए, आपकी लेंथ में वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके स्मॉल एल तक। ठीक है, लेंथ चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रही है, फ्रॉम 0 टू स्मॉल एल। तो इसी लिमिट के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन कैपिटल एल कॉन्स्टेंट स्मॉल एल डी एल फ्रॉम 0 टू small l. It will be w is equals to ya upon l. l का इंटीग्रेशन सभी को पता है, l स्क्वायर बाई 2। जिसको नहीं पता हो वो सीख ले वापस। फ्रॉम 0 टू इट इज 0 टू l, स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। सो w विल बी हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन l, हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल। तो ये वर्क डन है। यही वर्क डन क्या, यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू दिस वर्क डन, यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, यू इज इक्वल्स टू हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, अब इसमें कैपिटल एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो यार, क्या बन गया, हाफ वाई ए एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई देखो, ये वाला जो टर्म बना है ये आपका स्ट्रेन स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और y को लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सारे टर्म्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। u विल बी हाफ y मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, इंटू ए एल मीन्स वॉल्यूम, और एल अपॉन एल, एल अपॉन एल मतलब स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल बोले तो स्ट्रेन स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल हुआ इस स्ट्रेन से, तो क्या आया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम को यूनिट कर दें तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए, पीई, दिस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ जाएगी वो देख लीजिए, इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, इट विल बी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे। तो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की। तो आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखते चलिए साथ ही साथ। द लेंथ ऑफ अ सस्पेंडेड वायर increases by 10 to the power minus 4 of its original length when a stress of 10 to the power minus 7 Newton per meter square is applied on it. Calculate the Young's modulus of the material of the wire. ठीक है, फिर से देख लीजिए। द लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड वायर इंक्रीजेज बाय, लेंथ में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है,
स्मॉल एल लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है 10⁻⁻⁴, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 10⁻⁻⁴ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ का, तो इट्स नॉट एल, इट्स एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। आपको स्ट्रेन की वैल्यू प्रोवाइडेड है कितनी 10⁻⁻⁴ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, या आप एक काम ये भी कर सकते थे 10⁻⁴ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ बोले है ना, तो ओरिजिनल लेंथ एल, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेन मिल जाएगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू 10⁻⁴। यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रेन की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 10⁻⁴, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, आपके पास स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू +7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अप्लाई कर दीजिए, यार स्ट्रेस की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपकी स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है 10⁻⁴, इट विल बी 7 + 4 11 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है। 100 किलो न्यूटन फोर्स F stretches it along its length, वेरी गुड। कैलकुलेट, कई सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेस, elongation and strain on the rod, given that Young's modulus of the material of the structural steel is 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कह रहे हैं जो आपके पास स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है उसका रेडियस 10 मिलीमीटर और लेंथ 1 मीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट रेडियस r इज इक्वल्स टू 10 mm, 10 mm बोले तो 0.01 मीटर, इट्स मीटर, ठीक है। एंड ये रेडियस हो गया, लेंथ इज 1 मीटर, और क्या गिवन है देख लीजिए 100 किलो न्यूटन फोर्स, ठीक है। फोर्स की भी वैल्यू दे दी है, F इज इक्वल्स टू 100 किलो न्यूटन बोले तो 10⁵ न्यूटन। आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, स्ट्रेस F अपॉन ए, ठीक है। F फोर्स आपके पास यहाँ से गिवन है, A की वैल्यू πr², क्योंकि वायर का है ना, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सर्कुलर ही होगा ना, πr² रेडियस इज गिवन टू यू, तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे स्ट्रेस की वैल्यू। सेकंड पॉइंट इज एलोंगेशन, एलोंगेशन एंड स्ट्रेन दोनों चाहिए हमें। एलोंगेशन चाहिए, सबसे पहले देख लीजिए y आपको गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में, ठीक है। एलोंगेशन स्मॉल l चाहिए, तो ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे। y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है बोले तो F अपॉन A डिवाइडेड बाई स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, तो F L A L, ओके। तो आपके पास F गिवन है, कैपिटल L गिवन है, A फाइंड आउट कर लोगे क्योंकि रेडियस की वैल्यू गिवन है, Y गिवन है, तो यहाँ से एलोंगेशन L इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे आपने L फाइंड आउट किया, नेक्स्ट है आपको स्ट्रेन निकालना, क्या स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ मेटल इज 7.8 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर मेड ऑफ दिस मेटल
which may be suspended without breaking. ठीक है, the density of the metal is 7.8 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Take G is equals to 10 न्यूटन पर किलोग्राम. ओके, तो देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, मैक्सिमम स्ट्रेस वायर आपका कितना सह सकता है. आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, देख लीजिए 7.8 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड करा दी गई है. उसके बाद क्या कह रहे हैं, आपका वेट, वायर पे वेट कितना हैंग किया गया, वेट अपना ही वेट होगा mg. ठीक है, इसका वायर का वेट कितना है mg. मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसको लिखिए मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g. ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि वायर की बात की गई है ना. वायर आपका सिलेंड्रिकल शेप में है और सिलेंडर का आपको वॉल्यूम पता ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ, रो, डेंसिटी और जी आपका एज इट इज. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका वेट ऑफ द वायर ए एल रो जी आ गया. ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है. यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, वायर का जो वेट है सिर्फ उसी की वजह से. तो वेट अपॉन एरिया, ए से ए कैंसिल हो गया, एल रो जी. ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए आपको, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ calculate the maximum length of the wire made of this metal which may be suspended without breaking. अच्छा, आपको मैक्सिमम एक सेकेंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर चाहिए. ठीक है, तो आपकी वायर की मैक्सिमम लेंथ मतलब कितना चेंज हो सकता है वायर की लेंथ में जो कि बिना टूटे ये वायर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस को सह सकता है. ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करेंगे. देखिए ये आपका वायर है, इस तरह से हैंग हुआ है, ये अपने ही वेट के थ्रू इसमें इलोंगेशन हो रहा है. तो वो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी जब वायर आपका टूटे भी ना और उसमें इलोंगेशन रहे. तो ये इलोंगेशन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस के केस पे. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हमको पता ही था कितना था, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमने निकाला था एल रो जी. स्ट्रेस की वैल्यू जब वायर टूटने वाला था तभी तो निकाला था. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल कर दीजिए एल रो जी को, एल रो जी शुड बी इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में गिवन है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उससे इक्वेट कर दीजिए. देखिए लास्ट लाइन में आपके पास गिवन है, सेकेंड लास्ट लाइन देखिएगा, रो की वैल्यू डेंसिटी आपको गिवन है, जी कह दी है 10 न्यूटन पर केजी कंसीडर कर लीजिएगा. ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है तो सिर्फ एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, एल की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लीजिएगा यहाँ से. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, A rubber string 10 meter long is suspended from a rigid support at its one end. Calculate the extension in the string due to its own weight. Okay. फिर क्या है, the density of the rubber is 1.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube and Young's modulus for the rubber is 5 into 10 to the power 6 Newton per meter square. Take G is equals to 10 किलोग्राम न्यूटन पर किलोग्राम. ओके, तो यहाँ पे इस बारी हमको देखिए क्या कह रहा है, एक हमारी रबर की स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है और ये सस्पेंड किया गया है किसी रिजिड सपोर्ट के थ्रू. अब हमको देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पे, देख लीजिए. क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ए कंसीडर करेंगे. आपके पास देखिए फोर्स, कोई फोर्स दिया है नहीं दिया है, तो मतलब अपने वेट के थ्रू ही ये हैंग हो रहा है. तो वेट इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, तो मास की वैल्यू नहीं गिवन है तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दीजिए. चलिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम की वैल्यू लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. फिर से बता रही हूँ वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू
लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपके पास जब लेंथ गिवन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों ही चीज़ें गिवन है तो ईजिली आप वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे यहाँ से। तो आपको वॉल्यूम की यस डेंसिटी भी गिवन है यहाँ पे। तो आपके पास अननोन क्वांटिटी यहाँ पे क्या आ गई, वेट आपको मिल गया, ये आपका वेट आ गया। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो चीज़ नहीं दी हुई है वो आगे जाके कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होने वाली है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी हो गई, एफ अपॉन ए के थ्रू आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल लिया। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सटेंशन, डेल्टा एल चाहिए ना यार, डेल्टा एल चाहिए। मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस आपको पता ही है, तो y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, स्मॉल एल मतलब इलोंगेशन हमें चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर गिवन है, एफ स्ट्रेस हमने निकाल लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है इसलिए स्ट्रेस की वैल्यू पूरी मिल चुकी है, यंग्स मॉडुलस गिवन है। तो यार सिर्फ एक ही क्वांटिटी तो अननोन है, दैट इज स्मॉल एल। तो ईजिली यहाँ से हम लोग स्मॉल एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन बट वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ कॉपर आर जॉइंड एंड टू एंड when the combination is kept under tension. Okay, under tension the elongation in the two wires is found to be equal. Given Young's modulus of steel and copper are 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and 1.1 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Find the ratio between the lengths of the steel and copper wires. चलिए भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके पास दो वायर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दो वायर है एंड टू एंड, इसको ज्वाइन कर रखा है इस तरह से। ठीक है, एक स्टील का है, कोई भी एक स्टील मान लो, एक कॉपर मान लो, और इसके बाद यहाँ पे इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया इस एंड पे, सपोज करो। ठीक है, यहाँ से तो ये फिक्स्ड था। ओके, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों की यंग्स मॉडुलस अलग है, दोनों में इलोंगेशन अलग अलग होगा, दोनों की ओरिजिनल लेंथ अलग अलग थी। शायद ऐसा ही तो कुछ कहा है, ओरिजिनल लेंथ के बारे में नहीं पूछा है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ, यस दोनों की एलोंगेशन का जो रेशियो है वो पूछा गया आपसे। ठीक है, तो चलिए भाई, टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल थे बस, और कुछ नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस वाई एस कंसीडर कर लीजिए, वाई एस इज इक्वल टू, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम कह दिया ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हर जगह कॉमन रखिएगा, एक ही फोर्स से एक्सटेंशन हो रहा तो फोर्स कॉमन रखिएगा, दैट्स इट। और कुछ मतलब सेम रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ओरिजिनल लेंथ में दोनों के रेशियो चाहिए। वाई एस इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए एल, ये होता है। एफ और ए तो चेंज होने वाला नहीं है, दोनों एल के सबस्क्रिप्ट में एस लगा दीजिए, एस स्टैंड्स फॉर स्टील। और इधर से इसको हम रब करेंगे, इसके बाद हम आएंगे कॉपर पे, वाई सी इज इक्वल्स टू सिमिलरली एफ सी, सॉरी इट इज़ नॉट सी, एल सी अपॉन ए स्मॉल एल टाइम्स सी। अब क्या करना है देख लो यार, डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, वाई एस अपॉन एल सी, तो एफ अपॉन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एफ अपॉन ए कैंसिल आउट हो गया। वाई एस अपॉन एल सी की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, वाई एस स्टील अपॉन सॉरी वाई सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आया था चेक कर लीजिए, कैपिटल एल एस अपॉन, ओके एल एस एल सी एल सी एल एस। ओके, इलोंगेशन के लिए आपको कुछ दिया हुआ है, इलोंगेशन इलोंगेशन इलोंगेशन, जस्ट मिनट, ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई।
आपको कह क्या रहे हैं, गिवन यंग्स मॉडुलस, दोनों के ही यंग्स मॉडुलस आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो जब यंग्स मॉडुलस प्रोवाइड करा दिया है तो फिर हमें क्या चाहिए यार, सीधी सी बात है, हमें दोनों में चेंज चाहिए ना, दोनों के लेंथ में कितना वेरिएशन होगा वो ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो रही है। देखिए आपके पास एलोंगेशन के बारे में कुछ कहा गया है। लेट मी रीड इट वंस अगेन। टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन बट one made of steel and the other copper are joined into an okay the elongation in two wires is found to be equal। दोनों वायर्स में यार elongation सेम है, तो जब elongation सेम है तो ये वाली वैल्यू, सॉरी इसको स्मॉल एल एस करिएगा, इसके इक्वल हो गई, तो दोनों का रेशियो कितना निकल के आएगा, रेशियो तो 1 आ जाएगा। वाई एस अपॉन वाई सी इज इक्वल्स टू एल एस अपॉन एल सी। तो वाई एस अपॉन वाई सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई एस और वाई सी दोनों इंडिविजुअली पता है, तो एल एस अपॉन एल सी का रेशियो हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास प्रोवाइडेड है, देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 mm consisting of a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter stretches under load by 0.7 mm. Calculate the load given by the Young's modulus for copper is 1.1 into 10 to the power 11 Pascal and for steel is 2 into 10 to the power 11 Pascal। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या कह रहे हैं, आपके पास रेडियस प्रोवाइडेड है। अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, यूनिफॉर्म डायमीटर की बात कर दी है ना, डायमीटर बोल दिया तो रेडियस दे दिया। रेडियस डायमीटर 3 मिलीमीटर था, तो रेडियस आपका 1.5 मिलीमीटर हो गया। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 करके मीटर में कन्वर्ट कर लो यार। ठीक है, इतना मीटर हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं 3 मिलीमीटर वायर ऑफ लेंथ 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter stretches under a load by 0.7 mm। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कह रहे हैं कि देखिए कॉपर वाले वायर की लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 2.2 मीटर is 2.2 meter and length of steel wire is 1.6 मीटर। तो इसकी लेंथ 1.6 मीटर, इसकी लेंथ 1.2 मिलीमीटर है। और इलोंगेशन जो आपको टोटल इलोंगेशन मिल रहा, नेट चेंज स्मॉल एल की वैल्यू, मतलब दोनों में ही मिक्स्ड है। इट इज इलोंगेशन, सॉरी इट इज elongation in steel wire plus elongation in copper wire is equals to 0.7 mm। ठीक है, 0.7 मिलीमीटर का elongation है स्टील और कॉपर दोनों ही वायर में। ठीक है, दोनों में ऐड करने के बाद कैलकुलेट द लोड, तो सबसे पहले लोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब फोर्स निकालना है। गिवन दैट द यंग्स मॉडुलस, अच्छा दोनों के ही यंग्स मॉडुलस हमें प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। यंग्स मॉडुलस कॉपर का आपको दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस स्टील का दिया हुआ है। आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ से हम लोग फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेस कॉपर वायर और स्टील वायर दोनों पे ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल हमने लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म रखा है। एक सेकेंड, अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, हाँ डायमीटर यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। ओके, तो इसीलिए स्ट्रेस दोनों पे ही इक्वल होगा, क्योंकि एक ही फोर्स के थ्रू ये एक्सटेंशन हो रहा है। तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एल यूज़ किया गया, मैं स्मॉल एल कैपिटल एल यूज़ करती हूँ इलोंगेशन के लिए। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ स्टील की आपको कॉपर के टर्म्स में मिल जाएगी, और इस वाली इक्वेशन में उठा के पुट कर दीजिए।
रुकिए बताती हूँ किस वाली इक्वेशन में। आपको पुट करना है चेंज इन द लेंथ ऑफ स्टील वायर प्लस चेंज इन द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल्स टू 0.7 मिलीमीटर। इस वाले में इसको उठा के पुट कर दीजिए, आपको दूसरे वाले में इलोंगेशन की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एल सी की वैल्यू पुट करते हो ना, तो आपको डेल्टा एल एस मिल जाएगा। डेल्टा एल एस यहाँ से ईजिली आपको मिल जाएगा। और वो मिलने के बाद आपको चाहिए क्या, स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। आप कहीं भी एक पुट करके स्ट्रेस की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, डेल्टा एल सी या डेल्टा एल एस निकाल लिया, दोनों अलग अलग निकाल लिया। तो उसके बाद आपको चाहिए क्या, फोर्स ही तो चाहिए। फोर्स की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। देखो कैसे निकालोगे बताती हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, वाई ए एल, एफ इज इक्वल्स टू वाई ए एल अपॉन एल। ओरिजिनल लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मिल जाएगा क्योंकि रेडियस गिवन है, वाई ऑलरेडी गिवन है, स्टील या कॉपर जिसके में भी पुट करना, ये भी स्टील और कॉपर सेम रखना। ठीक है, और यहाँ पे एक का जिसका भी आपको इलोंगेशन आप इजीली अभी बताया था ना, जैसे इलोंगेशन निकाल लो तुरंत उसी तरह से ये वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रेशर ऑफ a medium is changed from 1.01 into 10 to the power 5 Pascal to 1.165 into 10 to the power 5 Pascal and change in volume is 10%, keeping temperature constant. Okay, find the bulk modulus of the medium. medium का bulk modulus find out करना है, जबकि आपका प्रेशर का चेंज कितना है 1.01 से 1.165 इतने पास्कल तक। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू सबसे पहले निकाल लीजिए। प्रेशर विल बी फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल लीजिए। प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.165 में से 1.01 माइनस करेंगे तो 0.155 आ जाएगा, 0.155 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं इसमें, 10 टू द पावर 5, इधर की चीज़ें मैं थोड़ी सी इरेज कर रही हूँ। ओके, ये आपका 10 टू द पावर 5 1.115 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है 10%, तो वॉल्यूम में चेंज है ना, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, या डेल्टा वी अपॉन वी शुड बी 10/100%। को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, बोले तो 0.1। ठीक है, ये आ गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस तरह से हमको मिल चुका है। बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए वैल्यू तुरंत पुट करिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर। ओके, the cross-sectional area of the wire is 4 mm square. Calculate the elastic potential energy stored in the wire in the stretched condition. Young's modulus of the steel is 2 × 10 to the power 11 Newton per meter square. चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है देख लीजिए। आपके वायर की लेंथ है 2 मीटर, इलोंगेशन है 2 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, इलोंगेशन इज 2 मिलीमीटर। ठीक है, 2 × 10 to the power -3 मीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो गिवन 4 मिलीमीटर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यंग्स मॉडुलस गिवन है। तो यार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट अभी आपको पढ़ाया है, U इज इक्वल्स टू हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल। वाई गिवन है, ए गिवन है, स्मॉल एल गिवन है, कैपिटल एल गिवन है। सारी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। बस ध्यान क्या रखना है, यूनिट्स आपको एम के सिस्टम में रखनी है। तो भाई आप सारी वैल्यूज पुट करिएगा, आपको सारे आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसको मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 2 × 10 to the power -3 मीटर, और इसको कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 4 × 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेन और स्ट्रेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करो तुरंत आंसर आएगा। कुछ और तो नहीं निकालना ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर स्ट्रेच्ड कंडीशन, ठीक है, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तुरंत निकालिए, दैट्स इट। वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल। कोई इधर उधर की चीज़ों में नहीं फंसना है। सॉल्यूशन दिया है, आप देख सकते हो, बट स्टिल हमारे पास शॉर्टकट है तो हम शॉर्टकट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।